उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे और आशा भी करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर ही बने रहें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है, जो इस समय टाइम चल रहा है, वो काफ़ी हद तक खराब ही है। तो इसलिए रिक्वेस्ट मानिए तो अपने घर पर ही बने रहें। तो जैसा कि बच्चों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज हम फिर आपके साथ एक बार जुड़ रहे हैं अपने चैनल के द्वारा। आकाश कोचिंग के नाम से हमारा चैनल है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, उसे देखते हुए आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी एक तरीके से कह सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ पर बेस कर सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि साइंस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी भी चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ पर अगर उसे बेस कर लें तो बहुत इजीली वो चीज़ हमारी समझ में आने लग जाती है। तो उसी को देखते हुए आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे क्लास 12 में भी एक पूरा यूनिट बन के आने वाला है हमारे साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं कह रहा हूँ ये एक एनर्जी की फॉर्म है which helps us to operate many appliances, इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल appliances like bulb, TV, fans, machines, ETC और बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम इसे डेली लाइफ के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे? तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं कह रहा हूँ ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट करता है, चलाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाले बल्ब्स, टीवी, फैंस, फ्रिज, मशीन, वॉशिंग मशीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी में हम इनका यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें फिजिक्स जैसा तो कोई भी फील नहीं आ रहा सर। तो हम देखते हैं एक और डेफिनेशन इसकी, ओके बेटा, और करके। तो मैं बोल रहा हूं इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट deals with charges। जो किसके बारे में डील करेगा बेटा? चार्जेस के बारे में। मैं कह रहा हूं ये फिजिक्स की ब्रांच है बेटा। क्या है ब्रांच फिजिक्स की? इलेक्ट्रिसिटी। और ये डील करने वाला है बेटा हमारा चार्जेस के बारे में। अब आप कहने वाले होंगे सर ये चार्जेस क्या वर्ड है, ये क्या वर्ड है? ये तो हमारे रिलेटेड टर्म्स में हमने अब तक नहीं पढ़ा कहीं भी। तो हम इस चार्जेस के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिलेटेड टू चार्ज है। ओके ना? तो हम इस चार्ज के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे अभी, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट सीख लेते हैं अभी। जैसे कि बेसिस ऑन द चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी can be classified
into टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अब कहोगे सर कौन से दो पार्ट्स होंगे वो? चलिए देखते हैं कौन से दो पार्ट्स होने वाले हैं बेटा। इसे तो साफ करते हैं तो वही क्या होगा हमारा। ओके चलिए तो साथ ही साथ नोट करते चले बेटा, जिससे कि आगे प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है ना? ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब वो दो ब्रांच कौन सी है उन चीज़ों को सीखते हैं। ओके इसमें आपकी फर्स्ट जो ब्रांच आती है बेटा वो होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जानते हैं। ओके ना? अब आप बोलोगे सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और आपके ये चार्ज पे बेस है, तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। मैं बोल रहा हूं इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है और ये इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है क्योंकि दो पार्ट्स में हमने इसे क्लासिफाई किया है। इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that deals with charges. Charge is in rest. चार्ज हमारा किस में होने वाला है? रेस्ट में होने वाला है। ग्रामेटिकल मिस्टेक से ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। चार्जेस अगर लिखेंगे तो आप आर लगा देंगे। मैंने चार्ज एक कॉमन वर्ड यूज किया है तो उसे मैंने रेस्ट में कहा है। ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है चार्जेस के बारे में, वो भी किस में? रेस्ट में। उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप कहोगे सर ये कैसे हम देख सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं इस चीज को? आपने तो डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताए बट हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो याद कीजिए बेटा, बचपन में हम छोटे से थे ना तो हम एक खेल किया करते थे। याद है वो खेल? हम क्या करते थे, अपना स्केल लिया, पेन लिया और उसे ऐसे रब किया हार्डली हेयर्स पे, ड्राई हेयर्स पे, और जब हम उन्हें करते थे तो उसके बाद स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स लेके हम कॉपी पर डाल दिया करते थे और उन्हें ऐसे कर करके खेला करते थे और कहा करते थे देखिए जाओ। और वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर क्या करते थे, उस पर चिपक जाते थे, आके स्टक हो जाते थे। कैसे? सोचा कभी ऐसा क्यों हुआ? तो यही कंडीशन थी बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही रीजन था, क्योंकि जब तक ये रब नहीं किया तब तक इस पे चार्जेस तो थे लेकिन वो किस में थे? रेस्ट में। लेकिन आफ्टर रबिंग वो चार्जेस क्या होने लगे? इंड्यूस होने लगे और उन्होंने क्या किया? स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे सर यहां से तो हमें चार्ज की प्रॉपर्टी मिल गई। बिल्कुल करेक्ट बेटा, हमें यहां से चार्ज की एक प्रॉपर्टी मिल गई। ओके ना? इसके बाद अब हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट सेकंड वन, क्योंकि मैंने दो टाइप्स की बताई इस इलेक्ट्रिसिटी को। सेकंड इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बड़ा इजी है बेटा फिजिक्स को समझना। केवल थोड़ा सा अगर हम अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स को बेस करते हुए चले ना तो इलेक्ट्रिसिटी तो चल के रही, फिजिक्स बहुत आसान है ना। फिर बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें क्या करें? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा, बस केवल उसे सोचना है, समझना है और बस परफॉर्म करना है। ओके ना? तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब मैंने बोला इसमें चार्जेस रेस्ट में थे, ये वो ब्रांच थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ये जो ब्रांच है बेटा इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी नॉट फिजिक्स, is also physics but electricity. That deals with charge is in motion. ओके ना? मैं कह रहा हूं ये एक फिजिक्स की ब्रांच है बेटा जो डील करती है चार्जेस के बारे में, कब? जब वो मोशन में होती है। ओके ना? और अगर किसी भी चीज पर आपको डाउट आ रहा है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके डाउट को 100% आपके माइंड से हटाया जाए। अब इन दोनों पार्ट्स के बारे में बेटा बहुत ज्यादा ब्रीफली हमें नहीं सीखना है क्योंकि क्लास 12th में हमें ये दोनों ही पॉइंट्स एज लाइक अ चैप्टर्स सीखने होंगे। ओके, तो अब देखिए
इससे पहली जो डेफिनेशन आई इलेक्ट्रिसिटी की उसमें भी चार्ज कॉन्सेप्ट में था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आई, इसमें भी चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज से रिलेटेड डेफिनेशंस बन रही हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, इसमें भी चार्ज ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये चार्ज एक बेसिक पॉइंट बन गया इस चैप्टर में। अगर हम इस चार्ज को ढंग से सीख लेते हैं, तो चार्ज के बारे में अगर समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में फिर हमें आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? चार्ज के बारे में, जो बेसिक पॉइंट है हमारा। ओके, तो चलिए, ये तो नोट हो ही गया होगा। हम शुरू करते हैं चार्ज के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन रहा है हमारा चार्ज। ओके ना? और जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके डाउट को 100% बिल्कुल क्लियर किया जाए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपने इस चैनल को, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट पर ही इस चैनल क्लियर किया जा रहा है, दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा चार्ज। अब आखिर चार्ज क्या है सर? ये चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा स्टडी ऑफ चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन मोशन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन रेस्ट है। बट ये चार्ज क्या है आखिर? क्या मतलब है इस चार्ज का? तो सीखते चार्ज है क्या। मैं कह रहा हूं बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके ना? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस by which it attract or repel of other object। मैं कह रहा हूं बेटा कि इन्फ्लुएंसिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसके द्वारा बेटा वो अट्रैक्ट और रेपलिंग की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। देखा ना हमने, जैसे कि हमने पहले सीखा था, अभी मैंने बताया, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर खींचता है, दो मैग्नेट्स के पास ले जाओ, एक दूसरे से दूर भागती हैं, पर मैग्नेट वाला पॉइंट रूल अलग चला गया। हम इसी में देखेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके ना? बेसिस ऑन द कंडीशन चार्ज कैन बी क्लासिफाइड आल्सो टू पार्ट्स। चार्ज को भी दो भागों में बांटा गया है, इन विच फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट इज द, नहीं मैंने ऐसे लिखा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे लिखें, आप पॉजिटिव लिखना है आपको पूरा, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज, आपको ऐसे लिखना है। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या आ गया अभी, है ना? आप कहोगे सर तीसरी भी कंडीशन होती है, न्यूट्रल होती है वो। हाँ बेटा होती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो चार्जेस क्लासिफाई किए गए वो दो पार्ट्स में किए गए, जिनमें फर्स्ट है आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है आपका नेगेटिव चार्ज। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? जब किसी भी मटेरियल पर बेटा इलेक्ट्रॉन का अमाउंट अधिक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना? जब किसी भी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन करवाए तो आप बता सकते हो, तो हम बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स on any substance, then it is called positively charged. And if the amount is more than or more, then it is called the negative charge. अगर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे then आप उसे नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, और कम अमाउंट में होंगे then आप उसे पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। अब हमको चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो बेसिक कंडीशंस बनाएंगे हमारी, जिनमें हमारे पास आता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, से आपको ढंग से समझना है। ओके ना? अगर ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई तो हम इजीली इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना? आसानी से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे पास पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ओके, अब हम कहेंगे सर प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या कंडीशन आप लगाने वाले हो सर? तो हम देखते हैं पहले बेटा, सबसे पहला पॉइंट है बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आप
कहेंगे सर फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेटा जो हर कंडीशन पर यूज कर सकते हैं, मींस ये प्रॉपर्टी खत्म नहीं होने वाली उसकी, ओके ना, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूल प्रॉपर्टी उसकी, बेस उसका। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? देखो मैंने यहाँ पर दो चार्जेस ले लिए, एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा भी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना, और एक कंडीशन ली जिसमें एक हमने पॉजिटिव ले लिया और दूसरा हमने नेगेटिव ले लिया, है ना, और यहाँ पर एक नेगेटिव ले लिया और दूसरा भी नेगेटिव ले लिया, और यहाँ पर एक नेगेटिव ले लिया और दूसरा हमने पॉजिटिव ले लिया। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? देखो यहाँ पर लाइक चार्जेस वर्क कर रहे हैं, यानी एक जैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर अनलाइक चार्जेस वर्क कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं इन्हें हम? लाइक चार्जेस। और इसे बोलते हैं हम बेटा अनलाइक चार्जेस, ओके। अब सर प्रॉपर्टी तो नहीं बन रही है, तो प्रॉपर्टी कैसे बनेगी बेटा? जब हम इन चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे, यानी लाइक चार्जेस को पॉजिटिव के और नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाया जाएगा, देन ये कंडीशन क्या शो करने वाले हैं? ये दिखाएंगे बेटा रिपल्शन। क्या दिखाने वाले? और जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आने वाले हैं बेटा, देन दे शो अट्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे यहां से? प्रॉपर्टी कैसे आप इंडिकेट करेंगे? आप बोलेंगे बेटा लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, ओके ना? क्लियर हो गया ना? लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रेपल करने वाले हैं और अनलाइक चार्जेस आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये है इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ओके। कई बार हम इसे यूज भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी हमारा हो चुका है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका नाम दिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं इसे हम? क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। अब आप कहेंगे सर ये क्वांटिजेशन वर्ड क्या आ गया? ये तो हमने पहली बार सुना है क्वांटिजेशन। क्या मीन्स है इस क्वांटिजेशन का? तो इसे हम एक फॉर्मूला के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं इन विच Q इज इक्वल प्लस माइनस एन ई, ओके, वेयर मैं Q को क्या बोल रहा हूं बेटा? चार्ज, ओके ना। एन हमारे पास क्या है यहाँ पर बेटा? एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को बेटा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने वाला हूं, ठीक है ना। और ई क्या है हमारा बेटा? यहाँ पर ई है हमारा बेटा, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अब आप कहेंगे सर ये फंडामेंटल चार्ज क्या वाला आ गया सर? ये दो नई चीज कहां से ले आया, है ना। और चलो इस एक चीज और बता देते हैं, इसे हम बोल सकते हैं बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। और बेटा इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू जो होती है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ओके ना। जब न्यूमेरिकल सम करेंगे बेटा तो ये वैल्यू हमें नहीं देगा वो, और हमें अपने आप याद रखनी है वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि फिक्स होती है, बदलती नहीं है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्वांटिजेशन कैसे वर्क कर रहा है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस आपने n ही लिख दिया। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, n को मैंने क्या बोला है? n को बोला है मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट है ना। और आगे प्लस माइनस भी लगा रखा है। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? यार मैं n को देखो प्लस की डिजिट लूं तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं इसे माइनस की लूं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया बेटा कि n जो है हमारे पास इंटीजर है। n हमारे पास क्या है? यहाँ
इंटीजर्स। इंटीजर्स वही तो होते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक इनका टर्म्स लिखे जा सकते हैं, उन्हीं को हम इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं, है ना। तो ये हो गए इंटीजर्स। अब इसकी डिफाइन क्या बनी, द इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए जरा n हमने लिख रखा है, तो n की वैल्यूज मैंने अभी आपको यहाँ बताई। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज या द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज, ओके। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज और फंडामेंटल चार्ज, ओके, is called quantization of charge। क्या कहलाने वाला है बताइए, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाने वाला है, ठीक है ना। यानी अब देखो समझो इस बात को, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आप कहोगे सर इसमें क्वांटिजेशन वर्ड का मीन समझ में नहीं आ रहा है सर, अब भी नहीं क्लियर हो रहा है क्या, कैसे आप समझा रहे हो। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर देखो मैं नंबर्स को इसके आगे लिखूं, मैंने इंटीजर्स का आगे नहीं बेटा, तो देखो क्यू किस फॉर्म में आना चाहिए आपका, ये 1e हो सकता है, राइट, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, एंड सो, और माइनस के 1e हो सकता है, -2e हो सकता है, -3e हो सकता है, एंड सो ऑन। हो सकता है नहीं हो सकता। अब यानी इसका मतलब हो गया कि चार्ज हमारा इन्हीं कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछ ले, बताइए क्या किसी ऑब्जेक्ट पर 6.25 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है क्या, तो क्या बोलेंगे आप, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने E की वैल्यू आपको बताई थी। अब देखो जरा यहाँ से हमारे पास Q हो गया बेटा, और Q इक्वल क्या था हमारे पास, NE। तो हमें N निकालना है, अगर N हमारा इंटीजर आता है तभी तो आप कह सकते हो, बताइए। तो अगर चेक करते हैं हमारा N इंटीजर्स आता है तो हम N इक्वल निकालेंगे, Q/E हो जाने वाला है। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6.25 × 10⁻⁻18, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। क्या ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है ऐसे होल नंबर में 1 2 3 4 5 में? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से क्वांटिटेशन का मींस आपको क्लियर हो गया। ये जो होल नंबर्स के टर्म्स में चलते हैं हमारे पास, इंटीजर्स के टर्म्स में चलते हैं 1 2 3 4 5, यही हमारा चार्ज होता है। क्लियर हुआ? अब इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके आगे न्यूमेरिकल्स बेस है हमारा, तो न्यूमेरिकल्स पॉइंट पे हमें सीखने होंगे बेटा, और उस न्यूमेरिकल पॉइंट को हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी फिलहाल आप इसे देखिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे पास कीजिए। ओके, थैंक यू।